नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। चाइना चाइना के ऊपर एक खबर आई और वो खबर टाइम्स नाउ न्यूज़ डॉट कॉम ने बनाई। उसने कहा कि ईस्टर्न लद्दाख में चाइना के लगभग 20 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स ने वहाँ ड्रिल किया और जो ड्रिल किया वो बड़े ख़तरनाक टाइप के उनके फाइटर जेट थे, जैसे J11 J16। ये J11 हमारे यहाँ के सुखोई 27 और सुखोई 30 के लेवल के एयरक्राफ्ट हैं। इन्होंने फाइटर जेट्स ने अपने ही क्षेत्र में, भारत में एंट्री नहीं मारी, लेकिन अपने ही क्षेत्र में बॉर्डर एरिया में जो उनके कब्जे में है वहाँ से एक एक ड्रिल भरी, एक चक्कर लगाया और अपने वो उन उन स्थानों पर चक्कर लगाया, उन उन एयरबेस से उड़ाया जो एयरबेस रिसेंटली चाइना ने बनाए हैं ऑल टाइम, ऑल वेदर एंड ऑल टाइप ऑफ फ्लाइट्स के लिए। ऑल टाइप फ्लाइट्स का मतलब होता है कि वो फुल, जब युद्ध की तैयारी होती है, वो फुल युद्ध की तैयारी के दौरान जिन तरह के बेस की ज़रूरत होती है उस तरह का बेस चाइना ने बनाया। हालांकि भारत ने उसी, जो चाइना उधर कर रहा था, उसी को ध्यान में रखते हुए बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रोडें अच्छी कर ली। अपने यहाँ वो जो हमारे यहाँ के भी, हमारी साइड में भी ऐसे बेस बनाए गए जिनसे ऑल टाइप ऑफ फ्लाइट भरी जा सके। ये चाइना के साथ जो हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस कन्फ्लिक्ट को ध्यान में रखते हुए ये बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। हालांकि कुछ ही समय बाद ये जो उड़ाए, उसके बाद भारत ने भी, इस न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि भारत ने भी इससे पहले MiG-29 उड़ाए थे, भारत ने इससे पहले सुखोई 30 उड़ाए थे और उसके बाद उन्होंने उधर से उड़ाए। और जब उन्होंने अपने ये फाइटर जेट्स उड़ाए तो उसके बाद भारत ने, या उसके अगल बगल ही भारत ने, राफेल फाइटर भी अपने उड़ाए। जो आज 24 राफेल हमारे पास हैं, उनमें बड़ी संख्या में हमने ईस्टर्न लद्दाख में उड़ाए। ये देखकर ये समझ में आता है कि भारत सरकार की भी उतनी ही बिल्कुल तैयारी है। अगर युद्ध की स्थिति चाइना के साथ आती है तो उतनी ही तैयारी है जितनी चाइना की हो सकती है। अगर चाइना उस पर युद्ध अभ्यास करके या वहाँ अभ्यास करके ये जानना चाहता है कि भारत का रिएक्शन क्या है, तो भारत सरकार ने, इस न्यूज़ एजेंसी का मतलब है कि भारत सरकार ने तुरंत ही उसके ऊपर रिएक्शन दिया। और साथ में भारत जो चाइना के साथ लगातार कुछ डिस्प्यूट्स को लेकर या बहुत ज़्यादा पार्टिकुलर कंसर्न में है, भारत ने इस मामले को बड़ी तेज़ी से उठाया और कहा कि हम इस पर वॉच रखे हुए हैं। हालांकि इसके थोड़ी ही देर बाद, जैसे ही ये घटना घटी, इसके थोड़ी देर बाद चाइना के जो एम्बेसडर हैं भारत में, उन एम्बेसडर्स की ऑनलाइन इंटरेक्शन होना था भारत में, और उस इंटरेक्शन में इंडियन यूथ को उनको संबोधित करना था। इस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत चाइना के साथ कन्फ्रंट करने की बजाय कोऑपरेट करे, सिनो इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ वार्ता करके भारत उसको सॉल्व करे, ना कि इसको सार्वजनिक फोरम पे उठाए। समझ नहीं आता कि वो क्या सोचकर थोड़ी ही देर बाद ये बोल दिए, क्योंकि ऑलरेडी बॉर्डर पर टेंशन चल ही रहा था। लेकिन उनका ये कहना, मुझे लगता है कि अगर वो फाइटर जेट उड़ाते हैं तो हमको नहीं उड़ाना चाहिए, ऐसा उनका विचार रहा होगा। हमको उड़ाना नहीं चाहिए, और अगर भारत को कष्ट हुआ था तो भारत राइट फोरम पे उठाता। भैया, राइट फोरम तो यही, हवा की बात हवा में उठाई जाएगी, आसमान की बात आसमान में उठाई जाएगी, ज़मीन की बात ज़मीन पर, बॉर्डर की बात बॉर्डर पर उठाई जाएगी। राइट फोरम किसको कहते हैं मैं समझ नहीं पाया। भारत की एक नीति बिल्कुल साफ है कि टिट फॉर टैट, जैसा आप करेंगे वैसा हम आपको जवाब देंगे, आपको आपकी ही भाषा में जवाब देंगे। इसलिए ये जो बायलेटरल टाइज की बात चीन के एम्बेसडर ने भारत के साथ कही, लेकिन अब सवाल ये आता है कि चीन के एम्बेसडर सन जो भी कहना चाह रहे हैं, उसमें उन्होंने क्या क्या और कह डाला। बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करते, बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में चर्चा करते समय उन्होंने ये कहा कि ऐसे कौन से कंट्री हैं जिनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होते, ऐसे कौन से कंट्री हैं जिनके बीच में इस तरह के कभी विवाद नहीं होते। लेकिन इस समय भारत की जिम्मेवारी ये बनती है कि वो भारत चीन के साथ कोऑपरेट करे और विश्व में अपनी धाक बढ़ाए। जैसे ऐसा लगता है कि चीन के साथ कोऑपरेट करने के बाद ही भारत की धाक बढ़ेगी, और भारत की धाक तो कुछ है नहीं। चीन का अपना
वो कहने की कोशिश कर रहे थे कि चीन का अपना आभा मंडल है, उस आभा मंडल में भारत अगर पीछे से चिपक जाए तो चीन बहुत उड़ान भर रहा है तो भारत भी थोड़ी थोड़ी उड़ान भर लेगा। मुझे लगता है कुछ ऐसा कहने का प्रयास वो कर रहे थे, लेकिन भारत सरकार ने साफ कहा कि हमारी नेशनल सॉवरेंटी की सेफ गार्ड करना मेरी दायित्व बनता है, इसलिए चाइनीज़ अगर इस तरह का कोई भी एक्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो फिर भारत उसको कन्फ्रंट करेगा ही, ये निश्चित है। दूसरी बात कि इसी दौरान बीजिंग की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें लगातार ये हो रहा है कि भाई आप ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको राइट फोरम पर उठाइए और बिजनेस खोल दीजिए। आपको याद ही होगा कि गलवान के डिस्प्यूट के समय हमने WTO के सारे समझौते ताक में रखते हुए चीन के ऐप बंद किए थे, चीन की वेबसाइट्स भारत में बंद की थी और चीन से जितना इंपोर्ट होता था वो खिलौनों का इंपोर्ट, छोटी चीज़ों का इंपोर्ट और छोटे छोटे और सामान का इंपोर्ट, या ऐसे वो सामान जिनके बगैर भारत चल सकता है, जिनके बगैर भारत मर नहीं जाएगा, जिनके बगैर भारत में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा और परिवर्तन आएगा भी तो थोड़ा बहुत हम झेल लेंगे, वो सारी चीज़ें भारत सरकार ने बैन कर दी थी। एक एक करके चीन के व्यापार को भारत सरकार ने बैन किया। उस बात को ध्यान में रखते हुए, उस बात की उसकी वजह से चीन के जो अपना इकोनॉमी है वो इकोनॉमी पहले से ही डाउन थी, लेकिन भारत से व्यापार बंद होने के बाद वो लगातार डाउन होती चलेगी। और भारत सरकार ने जो चीज़ें खोल भी रखी थी उन चीज़ों को भारत के लोगों ने जड़ से बाइकआउट करना शुरू किया। कुछ तो ऐसे रहते ही हैं जिनको विदेशी चीज़ें अच्छी लगती हैं, सस्ती चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी ने इन चीज़ों को लेने से ही मना कर दिया। आज की तारीख में हिंदुस्तान में ये चलन चढ़ पड़ा है कि अगर हम किसी शॉप पर जाते हैं और चीज़ कोई दिखाई देती है तो पहले पूछते हैं कि ये चीन की है क्या, और जैसे ही दुकानदार या उस पर चीन के जो वर्णमाला है या चीन का जो स्क्रिप्ट है वो दिखाई देती है तो हमारे यहाँ के लोग वो स्क्रिप्ट अंदर क्या लिखा पता नहीं, लेकिन वो स्क्रिप्ट देखकर ही उसको उस दुकान पर रखकर आगे बढ़ लेते हैं। ये एक ट्रेंड आम जनता में उस गलवान युद्ध के बाद हो गया था। अब दूसरी बात एक और इस वार्ता में उठी और वो दूसरी बात थी कि भारत से लगभग 23 से 30 हज़ार स्टूडेंट जो चीन में पढ़ते हैं उनको चीन अब वापस फिजिकल क्लासेस के लिए नहीं आने दे रहा है। उसका मुख्य कारण हो सकता है, हालांकि ये उनके एम्बेसडर ने जो कहा वो तो ये कहा कि एपिडेमिक के समय पर हमारे अपने रूल्स हैं, उन रूल्स के अनुसार अभी एपिडेमिक का स्पीड आउट होगा, हम उनको नहीं आने दे रहे। लेकिन वो व्यापार के लिए रास्ता खोलना चाहते हैं तो उनको ये बताना ही पड़ेगा कि स्टूडेंट्स को क्यों नहीं रोक रहे। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है वो इसलिए और नहीं रोक रहे होंगे क्योंकि चीन के अंदर की खबरें बाहर ना जा सकें, इसलिए उन्होंने संसार के किसी भी देश से चीन में आने पर प्रतिबंध लगा रखा है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स अगर वहाँ जाएंगे तो स्टूडेंट जाने के बाद वहाँ जो ओरिजिनल घटनाएं हैं, जैसा लोगों का अनुमान है कि 2 करोड़ से ऊपर फ़ोन नंबर वहाँ डेड हो गए इस एपिडेमिक के टाइम पर, तो ऐसी सूचनाएं जो ओरिजिनल सूचनाएं हैं वो वहाँ से लेकर आ सकते हैं। जनता वहाँ नहीं बोल सकती, जनता वहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन भारत के लोग या विदेशों के लोग वहाँ जाएंगे, वो तो सूचना वहाँ से लेकर आएंगे और वो सूचना अपने देश में बताने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए चीन ने अभी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ओपन कर रखी हैं। चीन ने किसी भी तरह की कोई क्लास फिजिकल लेने से अभी भारत पर बैन लगा रखा है। मुझे लगता है कि चीन का जो भारत के साथ इशू चल रहा है उस इशू में भारत सरकार जिस बात पर अड़ी हुई है, क्योंकि ऐसा उनका कहना है कि बॉर्डर डिस्प्यूट हमको सॉल्व कर लेना चाहिए और राइट फोरम पर उठाना चाहिए। भारत जिस इशू पर लगा हुआ है, भारत लगातार एक बात कह रहा है कि आप प्री 1962 की सिचुएशन पर जाइए, यानी कि जो 62 की सिचुएशन है, 62 की संधि में जहाँ पर सिचुएशन है उस सिचुएशन पर चले जाइए, और जिन जिन बॉर्डर्स पर हमारे कोई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का कोई डेटा नहीं है तो हमको फिर ये जो 1935 की ट्रीटी है जो जम्मू कश्मीर और तिब्बत के शासकों के साथ हुई थी, उस ट्रीटी के अनुसार, चुशूल की ट्रीटी के अनुसार वहाँ जाना पड़ेगा। और चुशूल की ट्रीटी कहती है कि मानसरोवर घाटी के इस तरफ भारत है और मानसरोवर पर मानसरोवर झील के इस तरफ भारत है और उस तरफ तिब्बत है। तो मानसरोवर से तो लगभग 200 किलोमीटर चीन अंदर बैठा हुआ है। हालांकि अभी इस
दौरान शिवालिक श्रेणियों पर भारत ने कब्जा कर लिया था, लेकिन वहाँ मेंटेन करना बहुत मुश्किल और कठिन काम होता है। इसलिए भारत ने धीरे धीरे करके जो फौज वहाँ पर लगाई थी वो वापस करनी शुरू कर दी थी। कारण ये है क्योंकि वहाँ पर किसी भी के, चाहे चीन के हों चाहे भारत के हों, किसी के भी सैनिकों का लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं होता। हालांकि हम करते तो हैं ही, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव हो सकता है वहाँ दोनों ही राष्ट्र अपनी सेनाएं नहीं लगाते। लेकिन बॉर्डर तो वहाँ तक जाता है। इसी को मैंने पहले भी बताया था कि नेपाल को भी उन्होंने उकसाया ताकि वो जो रास्ता लिपुलेख से मानसरोवर के लिए जाता है, कैलाश मानसरोवर के लिए, वो लिपुलेख का रास्ता बाधित हो सके। तो नेपाल अपना ऊधम मचा ही पड़ा है दिल्ली कुछ ना कुछ। मुझे लगता है कि ऐसी इन सभी सिचुएशंस में चीन जिस प्रकार बैकफुट पर आया है, चीन हर प्रकार का प्रयास कर रहा है कि भारत किसी तरह से जो उनका ट्रेड है वो ट्रेड को रिज्यूम कर ले। मुझे लगता है कि भारत में कुछ चीज़ें महंगी ज़रूर हुई हैं। एक तो उसका कारण एपिडेमिक है, दूसरा उसका कारण चीन के साथ व्यापार का बंद होना है। तो चीज़ें महंगी ज़रूर हुई हैं, लेकिन भारत की जनता उस बात को लेकर बिल्कुल भी रत्ती भर परेशान नहीं है। भारत की जनता अब 1.5 गुने पैसे में चीज़ खरीदती है, लेकिन चीन की चीज़ों को जो परमिसिबल इंपोर्ट होता है उस पर भी वो नहीं आगे बढ़ते हैं, उसको भी वो बाइकआउट करने की कोशिश करते हैं जितना हो सके। तो ये एक अच्छा साइन देश के लिए है। और भारत सरकार ने जिस प्रकार से बॉर्डर पर उनके J11 और J17 को कॉन्ट्राडिक्ट किया है या कन्फ्रंट किया है, जिसकी वजह से चीन के राजदूत भारत में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमको राइट फोरम पर उठाना चाहिए और ये इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, वो मुझे लगता है कि काबिल तारीफ़ है। मोदी सरकार या केंद्र की सरकार जिस प्रकार से अड़ी हुई है कि हम अपने बॉर्डर्स पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे, उस चीज़ को ध्यान में रखें तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि भारत सरकार अपनी पॉलिसी से जरा सा भी टस-से-मस होना नहीं चाहती और चीन को मजबूर कर ही देंगे या चीन मजबूर होगा कि वो भारत के साथ कोऑपरेट करे, नहीं तो वो अपने व्यापार को धीरे धीरे खोता जा रहा है और इस स्तर पर खो सकता है कि भविष्य में वो व्यापार की वजह से जो उनकी दुनिया भर में परियोजनाएं वो चला रहे थे, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत में हो रहा इंपोर्ट था, जिससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग डाउन हो रही थी और चीन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही थी। मुझे लगता है कि ये जो आज की पॉलिसी है भारत सरकार की, दैट इज़ एन राइट पॉलिसी फॉर टुडेज सिनेरियो। थैंक यू वेरी मच।